जय श्री कृष्णा। मैं नीलेश जोशी लंदन से सनातन शक्ति में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ विनोद यादव जी है। बड़े अच्छे सीनियर रिपोर्टर है, दैनिक भास्कर के लिए काम करते हैं और राष्ट्रवादी भी है और अच्छी पकड़ रखते हैं करंट जो अफेयर्स होते हैं। तो आज विनोद जी से हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसके लिए। तो विनोद जी। भाई, मुझे आपको पहला सवाल मेरा है, ये एकनाथ शिंदे जी ने 40 प्लस धारासभ्यों को कैसे मैनेज किया शिवसेना से ब्रेकअप करके अपना ग्रुप बनाने के लिए, उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उन्हें मेहनत करनी पड़ी होगी, क्योंकि 2019 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ वो शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा और दोनों की चुनाव लड़ने का मुख्य मुद्दा जो था वो हिंदुत्व था। तो जब बीजेपी के सपोर्ट से शिवसेना के विधायक चुन के आए थे, वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी ऐसी दो विपरीत विचारधारा के जो दल थे उनके साथ मिलकर जब उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई, उसी वक्त से शिवसेना के अंदर कुछ ना कुछ फुसफुसाहट शुरू हो गई थी, अनबन होनी शुरू हो गई थी। इस बात को एकनाथ शिंदे ने खुद कहा है और उनके कई विधायकों ने भी ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उन्होंने इसकी जानकारी उद्धव ठाकरे को दी कि सर, हम जो है शिवसेना जो है वो बीजेपी के साथ जाना चाहती है, कांग्रेस और एनसीपी के साथ रह के सरकार में नहीं रहना चाहती है। पर कहीं ना कहीं इस सारी गंभीर बातों को उद्धव ठाकरे ने बहुत लाइट लिया, जिसकी वजह से यह असंतोष 2.5 साल में बहुत बढ़ा और इसी असंतोष का फायदा एकनाथ शिंदे ने उठाया। उन्होंने जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, जो हिंदुत्व की विचारधारा को मानने वाले लोग थे, इनको ये बात समझाई कि 2019 में हम भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, जनता ने हमें जो जनाधार दिया था वो भाजपा के साथ ज्वाइंट दिया था, ना कि अकेले शिवसेना। और जब ये उनके लोग मान गए तब वो अलग हो गए। वेरी गुड। घुटन महसूस कर रहे थे मेरे ख्याल से एमएलए जो शिवसैनिक, अभी भी जो ऑर्डिनरी शिवसैनिक है जिसके साथ मेरी बातें बहुत होती रहती है, वो बहुत सी घुटन महसूस करते थे। तो वो बहुत खुशी हुए, पब्लिकली नहीं बोलते हैं क्योंकि थोड़ा शिवसैनिक का डर वगैरह रहता है, लेकिन घुटन सी महसूस करते थे। पब्लिक बहुत खुश है। तो ये एक तो तरीके से अच्छा हुआ। दूसरा, अगर ये जो उद्धव ठाकरे ने रेजिग्नेशन दिया है उसके मामले में आपका क्या कहने का है? ही इज फोर्स टू रिजाइन या विलिंगली रिजाइन किया होगा उसने? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने खुद से रिजाइन किया है। जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी उससे मजबूर होकर उन्होंने रिजाइन किया है। देखिए, उद्धव ठाकरे ये शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की पहचान एकदम कट्टरवादी हिंदुत्व की थी। एक कट्टर हिंदू नेता के रूप में बाला साहब ठाकरे की पहचान थी। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में अपनी छवि को कट्टर से सॉफ्ट हिंदुत्व बनाने की कोशिश की और इसी सॉफ्ट हिंदुत्व वाले नेता की छवि बनाने के चक्कर में उद्धव ठाकरे जो है अपने पार्टी के लगभग 39 से 40 विधायकों का विश्वास भी खो बैठे। और आप जो आज जो देख रहे हैं वो उसी का नतीजा है। यानी कि स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वो फोर्सफुल्ली उन्होंने रिजाइन देना पड़ा है। अगर उनकी चलती तो शायद ही रिजाइन न देते, वो अभी भी मुख्यमंत्री के पद पे बने रहते। पर्सनली जो एक छाप निकली है जो मेरा रीडिंग है उद्धव ठाकरे जी के बारे में, वो बहुत सज्जन व्यक्ति है, लेकिन एक पावर की लालच में है। और लगते हैं उनकी जो कोटरी ऑफ द एडवाइजर्स है, संजय राउत, उसका बेटा और उसकी धर्मपत्नी, ये तीनों के सत्ता की लालचा में, और जो श्रीमती उद्धव ठाकरे जी है उनको अपने बेटे को आगे जाके चीफ मिनिस्टर वगैरह जो भी बनाने का था, उसकी वजह से उद्धव ठाकरे ने ये कदम लिया है। मेरा ऐसा लिया था, ऐसा मेरा मानना है। वो अपनी मर्जी से ये नहीं कर रहे थे क्योंकि पर्सनल तो वो बहुत सज्जन व्यक्ति लगते हैं। नहीं, सच बात है। उद्धव ठाकरे का स्वभाव बहुत सरल है, बहुत सॉफ्ट बोलते हैं वो, बहुत हार्डकोर लाइन अक्सर नहीं लेते, जरूरत पड़ने पे ही लेते हैं। और जहां तक हम लोगों की भी जानकारी है कि उद्धव ठाकरे कभी खुद से मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। उनकी मंशा अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की थी। पर चूंकि आदित्य ठाकरे की उम्र बाकी के जो बड़े नेता थे अलायंस पार्टी के, उनसे उनकी उम्र छोटी थी। इसके अलावा अनुभव के मामले में भी आदित्य ठाकरे उस वक्त थोड़े कम पड़ रहे थे। मान लीजिए कि जिन दो दलों के साथ उन्होंने सरकार बनाई, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, कांग्रेस में एक और अशोक चौहान जैसे पूर्व मुख्यमंत्री थे, पृथ्वीराज चौहान जैसे पूर्व मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रवादी में अजीत पवार जैसे दिग्गज बड़े नेता थे जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, छगन भुजबल रहे जिनके पास होम डिपार्टमेंट का अनुभव था।
वो भी डेप्यूटी सीएम रहे हैं। इसके अलावा जयंत पाटिल है, दिलीप वलसे पाटिल है, ऐसे कई बड़े नेता, अनुभवी नेता थे। उनके सामने आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं कर पाना शिवसेना की एक बहुत बड़ी समझिए कि चूक नहीं हुई, पर वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए मजबूरी में उद्धव ठाकरे को सीएम बनना पड़ा। और उसका नतीजा ये रहा कि जब आप अपने दिल की बात नहीं सुनते, मजबूरी में कोई काम करते हैं, तो उसका नतीजा भी आज नहीं तो कल इसी प्रकार से निकलता है। देवेंद्र फडणवीस का कद मुझे लगता है बहुत बड़ा हो गया। उसने जैसे जो तरीके से अपना ये सब मैनूवर किया, ये सरकार को नीचे लाए। पहले तो राज्यसभा में धक्का दिया, फिर एमएलसी में धक्का दिया, फिर बाद में सरकार को नीचे लाए, एकनाथ शिंदे ग्रुप को अलग किया। तो लगते है वो नए चाणक्य, महाराष्ट्र के नए चाणक्य बनने जा रहे हैं। और शरद पवार को जो पटकनी मिली है, ये शरद पवार के सामने तो उसके बेटे की उम्र के है, बहुत छोटे हैं, और राजकारण में भी उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं जितना शरद पवार का है। तो आपको लगता है कि ये जो देवेंद्र फडणवीस है वो महाराष्ट्र के नए चाणक्य, और भारत के बीजेपी के राजकारण में भी उसकी अच्छी पहचान होगी, अभी उसको अच्छी वो मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगी, आपको लगता है ऐसा? जी बिल्कुल, मुझे बहुत पक्के तौर पे लगता है। पर देश की राजनीति में अगर कोई चाणक्य है तो वो सिर्फ अमित शाह जी है। आपने कहा कि महाराष्ट्र के चाणक्य होंगे क्या, या है, तो ये बात पूरी तरह से उन्होंने 100% साबित की है। जब राज्यसभा का इलेक्शन हुआ तब कोई ये नहीं मान रहा था कि देवेंद्र जी अपने सारे के सारे प्रत्याशियों को चुनाव जिता के लाएंगे, लेकिन उन्होंने चमत्कार करके दिखाया। मैं तो उन्हें जादूगर कहता हूँ, चाणक्य तो नहीं है वो राजनीति के। मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने चमत्कार करके, एक जादूगरी करके दिखाई कि अपने चारों के चारों प्रत्याशी चुनाव जिता के लाए। इसके अलावा जब विधान परिषद का इलेक्शन हुआ तो लोगों ने पहले कहा कि चलो एक बार राजनीति में राज्यसभा का इलेक्शन जो है वो तो गुप्त मतदान है, ओपन है, तो शायद ऐसा न हो पाए, लेकिन विधान परिषद में तो गुप्त है, तो वहां पे वो चमत्कार नहीं कर पाएंगे। पर उन्होंने विधान परिषद के इलेक्शन में भी ये चमत्कार करके दिखाया, और देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को ये साबित किया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में वो ही असली कलाकार हैं, पहलवान हैं, या चाणक्य कहिए, वो ही हैं। और उन्होंने इसके अलावा ये 2 इलेक्शन जिताने के अलावा अभी जो सरकार बनाने की जो स्थिति निर्माण की है, वो उसमें भी देवेंद्र फडणवीस की बहुत बहुत ज्यादा योगदान रहा है। और देवेंद्र जी को पूरा महाराष्ट्र जानता है कि पिछली बार जो उनका कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा। इस बार जब अब मुख्यमंत्री बनने की उनकी जो संभावना बढ़ी है, हालांकि वो ऑफिशियल भी हो जाएगा, तो मुंबई के अंदर मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, या जिस तरह से समृद्धि एक्सप्रेस वे बनाया गया है जो मुंबई को नागपुर से जोड़ रहा है, वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अटके हुए हैं, या मुंबई का आप कोस्टल रोड का प्रोजेक्ट ले लीजिए। ऐसे कई बड़े प्रोजेक्ट हैं जो अब मार्ग ही लगेंगे, मतलब पूर्ण हो जाएंगे, और ये अगर संभव होगा तो महाराष्ट्र के नए चाणक्य देवेंद्र फडणवीस की वजह से। देवेंद्र जी की छवि भी बहुत उज्जवल है ना, एक स्वच्छ राजकीय नेता की छवि है। विकास के कार्य पिछले 5 सालों में उसने बहुत किए थे। उनके प्रोजेक्ट भी देखो, ये मेट्रो का प्रोजेक्ट पूरा ये लोग ने स्टॉल कर दिया, आगे ही नहीं बढ़ रहा है काम। मैं 2 3 4 दफा मुंबई आ चुका हूँ 2.5 साल में, लेकिन मेट्रो का कुछ काम आगे बढ़ता ही नहीं, एक भी लाइन चालू नहीं हो रही है मेट्रो की, सब की सब लाइन फेंक पड़ी है। दूसरा प्रोजेक्ट, कितने प्रोजेक्ट, बहुत अभी मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैंने एक लिस्ट बनाई थी लेकिन कितने मिसप्लेस हो गई है, कि बहुत से प्रोजेक्ट ये अगाड़ी सरकार ने स्ट्रोल कर दिए थे, आगे ही नहीं बढ़ते थे, विकास के कुछ काम ही नहीं करते थे। कुछ कितने 1,60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट सब ऐसे ही पड़े हैं, बराबर है। और जो भ्रष्टाचार, मेरे ख्याल से पूरे भारत में ऐसी पहली सरकार होगी कि जिसका होम मिनिस्टर भी जेल में है, जिसका ये पुलिस कमिश्नर की भागते फिरता है, दूसरा ये जो नवाब मलिक नवाब है मलिक। वो भी नवाब जेल मलिक। में है। ऐसी तो मैंने सरकार पूरे हिंदुस्तान में 30 राज्य या 29 राज्य में कुछ है, ऐसी सरकार नहीं देखी है, ये पहली सरकार है। और शरद पवार के इतने बागी लोग जाते, फिर भी शरद पवार की छवि नहीं बिगड़ी, बिगड़ी छवि तो शिवसेना की बिगड़ी। सबसे ज्यादा नुकसान शिवसेना को गया। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़े नेता है, उनकी पकड़ गांव-गांव में है, और उनको मानने वाले आज भी लोग हैं। आपको याद होगा इसके पहले जब कांग्रेस ने या राष्ट्रवादी पार्टी ने ही एकाएक कांग्रेस से गठबंधन जब तोड़ा था, तब ऐसा आरोप लगा था कि राष्ट्रवादी पार्टी के बहुत सारे नेताओं पे भ्रष्टाचार का आरोप है। उनके अजित पवार पे आरोप था जो उनके सबसे बड़े नेता थे। लेकिन जब विधानसभा का रिजल्ट आया तो आप देखिए कि
राष्ट्रवादी के एक एमएलए कांग्रेस से अधिक चुन के आ गया। यानी कि शरद पवार के पास में जो अपना एक गिमिक है या जनाधार है, उसका वो बहुत बखूबी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए जब वो किसी भी दल के साथ में रहते हैं, चाहे वो पहले कांग्रेस के साथ में रहे हो, उनकी पार्टी के सेहत पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा, या अभी महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी सरकार थी उसमें भी थे, तो उसके अंदर राष्ट्रवादी के नेता तो मजबूत होके ही उभरे हैं। और जो ये एकनाथ शिंदे के साथ में जो बागी बने विधायक हैं, उनका भी यही कहना है कि भाई हमारे से ज्यादा, यानी शिवसेना का मुख्यमंत्री होने के बावजूद राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो विधायक हैं या कैबिनेट मिनिस्टर थे वो ज्यादा पावरफुल हुए हैं। और इस बात की नाराजगी ये जो शिवसेना के बागी विधायक जो एकनाथ शिंदे के साथ में हैं उनकी बहुत अधिक रही। तो राष्ट्रवादी तो मजबूत हुई है और छवि जो खराब हुई है, क्योंकि इस समय मुख्यमंत्री लीड कर रहे थे उद्धव ठाकरे, तो नुकसान तो शिवसेना को ही हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मेरे ख्याल से। भगवान ना करे, और उद्धव जी ने जो राजीनामा चीफ मिनिस्टर तो दे दिया, लेकिन एमएलसी में भी रेजिग्नेशन दे दिया। तो वो क्या आपको लगता है क्षेत्र संन्यास ले लेंगे, पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे, ऐसा लगता है आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। उन्होंने इसके साथ में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वो अब शिवसेना भवन में बैठेंगे। शिवसेना भवन में बैठने का मतलब है कि अब उनका पूरा फोकस जो है वो संगठन के ऊपर है। देखिए, उद्धव ठाकरे एक बाजी हार चुके हैं। मैं उन्हें हारी हुई बाजी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक वो मुख्यमंत्री के पोस्ट पे थे तब तक ये उम्मीद की जा सकती थी कि फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। हो सकता है कि वो भी कोई चमत्कार या जादूगरी दिखाएं और देवेंद्र फडणवीस की तरह फ्लोर टेस्ट के अंदर वो अपना फ्लोर टेस्ट जीते, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक जो भी 39 या 40 विधायक गए हैं शिवसेना के, ऐसी उम्मीद की जा रही थी। खुद संजय राउत कह रहे थे, आदित्य ठाकरे कह रहे थे कि उनके संपर्क में 15 से 20 विधायक है। ये सारी बातें तो गलत साबित हुई। अगर 15 से 20 विधायक इनके संपर्क में थे तो शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट का सामना करना चाहिए था। उसमें स्पष्ट हो जाता था कि 39 में से कितने उनके साथ में है, पर उन्होंने फ्लोर टेस्ट किया नहीं। अब देखिए, जो एमएलसी के पोस्ट से उन्होंने रिजाइन दिया है, या मुख्यमंत्री के पद से तो मजबूरी में दिया है, एमएलसी के पोस्ट से इसलिए दिया है क्योंकि वो दरअसल ये जो पूरा ठाकरे परिवार है वो संगठन चला सकता है। लेकिन आप एमएलसी बन के एक पद पे आके जब आप करते हो तो आपके पीछे बहुत सारी बंदिशें होती है, संवैधानिक ढंग से बहुत सारी चीजों को आपको मानना पड़ता है। लेकिन जब आप पार्टी के अध्यक्ष होते हो तो आप पूरी तरह से फ्री होते हो। आप अगर आज वो एमएलसी नहीं है और शिवसेना के अध्यक्ष है, तो अब अगर वो हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन पे काम करना शुरू करेंगे तो वो कर सकते हैं। पर वो अगर एमएलसी रहते तो हाउस के अंदर जब वो आते, यानी विधान परिषद में जब आते, तब उनके ऊपर सवाल पूछे जाते और उनको उसका जवाब देना पड़ता। अब उनको किसी को जवाब नहीं देना है, वो अपनी पार्टी के खुद अध्यक्ष है, खुद ही उन्हें बात करना है। और अगर उन्हें किसी को जवाब देने की नौबत भी है तो वो शिव सैनिकों को देना है। और शिव सैनिक आप जानते हैं कि वो पूरी तरह से हिंदुत्व के साथ रहने वाले लोग हैं, मराठी माणूस की मुद्दे पे काम करने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है इसी चीज के ऊपर अब उद्धव ठाकरे को काम करना है, और संन्यास, राजनीति से संन्यास लेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं लेंगे। अच्छा, दूसरा, ये जो हुआ महाराष्ट्र में एमवीए का, एक कांग्रेस की जो ऐसी छाप बनती आई है 3 या 4 राज्य में, जिसने जिसने कांग्रेस का हाथ थामा उसकी उसकी पनौती लग गई, वो फिनिश हो गए। सबसे पहले ये अपना आपके यूपी में अखिलेश यादव का मैटर बिल्कुल खलास हो गया। राजीव का अपना राहुल गांधी के साथ उसने वो किया, कांग्रेस के साथ उसकी पनौती लग गई, वो बैठ गए। फिर बाद में कर्नाटक में ये देवे गौड़ा का बेटा, वो माइनॉरिटी में था फिर भी चीफ मिनिस्टर बना कांग्रेस के सहारे, आज उसका कोई भाव नहीं पूछता है। और तीसरा एग्जाम्पल इधर का अपना महाराष्ट्र का, उद्धव ठाकरे जी की और शिवसेना की छवि कितनी अच्छी थी, हिंदुओं के दिल में राज करते थे। आज की तारीख में उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया कि शिवसेना जैसी पार्टी, जो बाला साहब ठाकरे का एक क्लिप है, मैं इसमें वीडियो में शामिल कर दूंगा, अभी मेरे पास हैंडी नहीं है। वो बाला साहब ठाकरे के बोला था कि जिस दिन मुझे कांग्रेस का सहारा लेना पड़ेगा तभी मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। इतने प्रखर हिंदुत्ववादी बाला साहब ठाकरे का बेटा जब कांग्रेस से हाथ मिलाता है तो पब्लिक के दिल में क्या हुआ होगा। और आज उसकी दुकान बंद करवाई गई है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी को मैं व्यक्तिगत जानता हूं। मैं ये भी कह सकता हूं, कोई हिचक नहीं है, मैं उनका बहुत करीबी मित्र भी रहा हूं, और पत्रकार के नाते उनसे मेरी अक्सर बातचीत भी होती रहती है। उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां और महाराष्ट्र की परिस्थितियों में बहुत सारा अंतर है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पास जनाधार नहीं है, उनके पास ग्रास रूट पे कैडर नहीं है। महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति नहीं है, कांग्रेस के पास कैडर है गांव खेड़े में,
उनके पास कैडर है। दूसरी चीज ये है कि अशोक चौहान हो, बाला साहब थोराट हो, नाना पटोले हो, या फिर अपने वो ऊर्जा शिवराज मंत्री जो चौहान है जी। हाँ नितिन राउत जी है। ऐसे बहुत सारी जो नेता जो है वो अपने अपने जिले में आज भी मजबूत है। इस वजह से उत्तर प्रदेश के मुकाबले कांग्रेस थोड़ी बहुत आपको महाराष्ट्र में मजबूत नजर आती है। जहां तक राजनीतिक पनौती लगने की बात आप कह रहे थे, मैं उस शब्द को थोड़ा सा इस्तेमाल न करते हुए मैं ये कहूंगा कि देखिए पॉलिटिक्स जो है वो नंबर गेम है। और नंबर गेम आप में तब आप सक्सेस होते हो जब आप जनता से जुड़े रहते हो। आप हिंदुत्व, कड़ा हिंदुत्व का मुद्दा उठाइए या जनता के डेवलपमेंट की बात करिए, लेकिन आप लोगों तक अगर जुड़े हुए हैं तो आप अपनी बात को कह सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। तो ही आप रिजल्ट में, चुनावी रिजल्ट में आपको उसको परिवर्तन कर सकते हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि महाराष्ट्र के अंदर भी आप एक बात देखिए कि उनके जो प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, वो स्पीकर थे। वो स्पीकर, महाराष्ट्र की विधानसभा में स्पीकर थे। मंत्री बनने या महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद वो सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट जो है वो खाली कर दी जाती है। मतलब स्पीकर नहीं होना। अब आप देखिए जब नंबर गेम फ्लोर टेस्ट की बात आई तो महाराष्ट्र में एक प्रश्न ये भी उठा कि स्पीकर तो है ही नहीं। और इतना बड़ा जो मतलब पोस्ट जो है कांग्रेस ने खाली रखा, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी अपरिपक्वता थी। उसको पूरा रखना चाहिए था, किसी को बना के रखना चाहिए था। और महाराष्ट्र के अलावा अगर आप बात करें हिंदुत्व कर्नाटक का की जो इशू है, कर्नाटक कर्नाटक का इशू सर वो चूंकि हमारी टेरिटरी से बाहर है, महाराष्ट्र के बाहर का विषय है, तो मैं उस पर थोड़ा सा बचना चाहूंगा बोलने से। नहीं, पर लेकिन इसमें एक हिंदुत्व पॉइंट का, तो कॉमन है राजेश भाई। एक एक पॉइंट तो विनोद भाई, सॉरी नॉट राजेश भाई, विनोद भाई, एक पॉइंट तो कॉमन है ना कि कांग्रेस के साथ कोई पार्टी का गठबंधन हुआ और वो पार्टी खलास हो गई। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ दो लोगों की दोस्ती करना हमेशा नुकसानदेह होता है अगर उसका जनाधार वहां नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं वो बात सही है कि अगर जनाधार नहीं है तो वहां नुकसान होगा, जहां पे जनाधार रहेगा वहां पे फायदा होगा। तो इस समय कांग्रेस का वक्त जो है ठीक नहीं चल रहा है। वो कांग्रेस कहीं ना कहीं हर जगह जिस भी इलेक्शन में जा रही है, खाली आप राजस्थान देखिए, राजस्थान में भी अगर कांग्रेस थोड़ा बहुत जो दिख रही है प्रदर्शन करते हुए, वो अशोक गहलोत की वजह से दिख रही है। क्योंकि अशोक गहलोत जो है वो पुराने नेता है, उन्हें राजनीतिक गुणा भाग बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। इसकी वजह से वहां पे ठीक ठाक चल रही है। पर ऐसा नहीं है कि वहां सब अच्छा चल रहा है। वहां पे भी तो सचिन पायलट के अंदर एक असंतोष व्यक्त हो रहा है। आने वाले समय में अगर वहां पे भी महाराष्ट्र जैसा ऑपरेशन लोटस कुछ हो जाए तो बड़ा आश्चर्य नहीं होगा कि वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए कुछ समय बाद। वो दिन दूर नहीं है मेरे ख्याल से, वो दिन नजदीक है। और देखो पूरे भारत में अभी देखो तो दो जगह में मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट मेकिंग मिस्टेक, क्योंकि मैं इंडिया में कम रहता हूं, आपको ज्यादा मालूम होगा, दो राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। एक राजस्थान में है, एक छत्तीसगढ़ में है, बराबर है। तो बराबर है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है वो कुछ डिसीजन तो इन लोग के पूछते भी नहीं है, सोनिया को या राहुल को या प्रियंका को, किसी को नहीं पूछते, अपनी मर्जी से लेते हैं। और राजस्थान में है, जब तक अशोक गहलोत ठीक है तब तक ये है, लेकिन भगवान ना करे अशोक गहलोत की कुछ तबीयत खराब होती है, थोड़ी उसकी ग्रिप कम हो जाती है, तो मेरे ख्याल है उसी दिन राजस्थान में भी जय जयकार हो जाएगा, ऐसा लगता है, राइट। और दूसरी बात ये लगती है विनोद भाई, मैं, मेरी उम्र है 70 साल की, तो मैं तो 67 से स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट लेता था। मैं मूलभूतवादी जनसंघवादी हूँ, ठीक है। जनसंघ से बाद में भारतीय जनता पार्टी, और बाद में स्टूडेंट एजुकेशन में कॉलेज में भी मैंने नवनिर्माण में बहुत अच्छा एक्टिव पार्ट लिया था 72 73 में। तो लगता है अभी कांग्रेस को पब्लिक पहचान गई है कि ये जो भारत का भागला हुआ उसकी जिम्मेवार भी कांग्रेस की सत्ता लालसा थी। और जो जवाहरलाल नेहरू के ब्लंडर्स कितने पब्लिक आगे है कि कितने कितने उसने ब्लंडर किए हैं। तो मेरे को लगता है कि अभी कांग्रेस के दिन तो समाप्त हो गए। मुझे नहीं लगता है कभी भी कांग्रेस, ये दो राज्यों में भी है, वो कांग्रेस का सौभाग्य समझो। अगर गुजरात की जनता, मेरे ख्याल से पिछले 22 साल से गुजरात में कांग्रेस आई नहीं है, 22 साल से बीजेपी का चल रहा है, बराबर है। तो पब्लिक पहचान गई है कांग्रेस को, और कांग्रेस का तो कल्याण मेरे ख्याल से हो जाएगा। कांग्रेस मुक्त जो भारत बनाने का सपना मोदी का या अमित शाह का जिसका था, वो मेरे ख्याल है राजीव राहुल गांधी अच्छी तरह से पूरा कर रहे हैं। उसके ऊपर आप क्या कहोगे? देखिए अब राजनीति की बात है, कोई पार्टी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। जहां तक आप जनता दल का एक उदाहरण लीजिए, जनता दल के कितने टुकड़े हो गए, लेकिन जनता दल कहीं ना कहीं छोटे मोटे अस्तित्व में तो आज भी जिंदा ही है। तो कांग्रेस का एक बहुत लंबा इतिहास इस देश में रहा। कुछ गलतियां
आज की परिस्थितियों में लोग कहते हैं कि नेहरू ने ये गलती की या राजीव गांधी से ये गलती हुई, चाहे वो उसके पहले की कोई बातें हो। पर देखिए परिस्थितियां जो होती हैं, जब वक्त बदलता है, समय बदलता है, तो आज का लिया हुआ निर्णय कल गलत साबित हो जाता है। तो यही चीज है। और रही राजनीतिक दलों की बात, जो राजनीतिक में तो पॉलिटिकल बात कहना चाहूंगा कि गलती किससे हुई या किससे नहीं हुई, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जब आपके पास अच्छा एक खिलाड़ी मिल जाता है किसी भी टीम में, तो आज देश को एक नरेंद्र मोदी के रूप में एक अच्छा नेता मिला है, जो राष्ट्र का भी नाम आगे कर रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल पे भी देश की छवि बना रहा है। तो जब आपको अच्छा विकल्प मिलता है, तो आप पुरानी चीजों को भूल के नए व्यक्ति के साथ में जाते हैं, उसके परफॉर्मेंस के साथ में जाते हैं। और आज देश भी वही देख रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के कद का कोई भी नेता इस समय देश में दिखाई नहीं देता। नरेंद्र मोदी का जो आकर्षण है, वो व्यक्तित्व है, जो काम करने की शैली है, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि देश का नाम पूरे ब्रह्मांड में, यानी पूरे विश्व में वो मजबूत कर रहे हैं। भारत का एक छवि जो है वो बहुत मजबूती से उभर रही है। तो जब इतना बड़ा नेता अगर देश को मिला हुआ है, जो जो अब तक के नेताओं के मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो पीछे के जितने भी लोगों के परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं कम नजर आएंगे, या उसमें खामी ही हमें नजर आएगी। नरेंद्र मोदी जी की अगर आपने बात की तो मुझे 2 दिन 3 दिन पहले जफर सरसवाला, एक मुस्लिम नेता है, नरेंद्र मोदी के भी काफी करीब है, जिसने नरेंद्र मोदी के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी कोर्ट में केस करने की कोशिश की थी। उसका इंटरव्यू में देख रहा था। जफर सरसवाला ने उधर बोला था कि नरेंद्र मोदी के पीछे कांग्रेस, अहमद पटेल, थ्रू तीस्ता सेतलवाड़ पीछे 22 साल से 2002 से पड़े थे उसको फिनिश करने के लिए। उसको फिनिश नहीं कर सके नरेंद्र मोदी, तो दिन ब दिन बड़े बनते गए और फिनिश ये खुद लोग हो गए जो नरेंद्र मोदी को फिनिश करने के लिए करते हैं। अभी तीस्ता सेतलवाड़ को अरेस्ट किया गया हुआ है, राइट। तो तीस्ता सेतलवाड़ सब जहर उगल देगी बाहर, फिर बाद में राहुल की, सोनिया की और कांग्रेसियों की हालत तो और बुरी होने वाली है। और नरेंद्र मोदी तो इतना साल जहर पी के शंकर भगवान के माफिक बहुत बड़े नेता बन के ऊपर आए, उसके ऊपर आप क्या कहोगे? देखिए नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली, उनकी पॉलिटिकल डिसीजन और कूटनीतिक जो, ये तीन जो मोर्चे पे मैं जब उनको देखता हूं, तो उनका बहुत ही, मैं दूसरे नेताओं की तुलना में उन्हें बहुत ही ऊपर के अंक पे देखता हूं। नंबर 1 कह सकते हैं, नंबर 1 की पोजीशन पे दिखाई देते हैं। और नरेंद्र मोदी, देखिए आप उनसे आप सहमत हो सकते हैं, किसी चीज से असहमत भी हो सकते हैं, उनके खिलाफ भी बोल सकते हैं, लोकतंत्र है भारत के अंदर। लेकिन कुल मिला के जो रिजल्ट है, पॉलिटिकल रिजल्ट जो है, वो इस बात की गवाही देता है कि नरेंद्र मोदी इस समय देश में बेहतर काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता कि, तो देश के एक के बाद एक विधानसभा चुनाव में, एक के बाद लोकसभा चुनाव में, और सबसे बड़ी बात है आप देखिए, अभी अभी दो कुछ दिनों पहले ही आजमगढ़ में भी वो लोकसभा के उपचुनाव का रिजल्ट आया। इसके साथ ही रामपुर का रिजल्ट आया। ये दोनों भी सीट जो है समाजवादियों की गढ़ कही जाती थी। अगर नरेंद्र मोदी का, और ये लोकसभा का चुनाव था, मतलब ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं था, तो अगर नरेंद्र मोदी की काम अच्छे ना होते तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती। अगर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जीत रही है, इसका मतलब है देश के सर्वोच्च पद पे जो बैठे हुए नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनका काम बहुत अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है। क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं, जो वो पॉलिसीज बना रहे हैं, वो ग्रास रूट तक जा रही हैं। और जब ग्रास रूट के व्यक्ति को किसी चीज की फायदा पहुंचता है, तब वो देश के जो प्रधानमंत्री हैं या उसको जो लीड कर रहा है, उस व्यक्ति के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता है। यही वजह है कि जहां भी नरेंद्र मोदी भाषण करने जाते हैं, रैली करने जाते हैं, या दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, आप देखिए हजारों की संख्या में उनके दीवाने वहां नजर आते हैं। तो इसका कारण यह है कि उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, उनकी नीयत साफ सुथरी है, देश को आगे ले जाने की सोच रखते हैं। और रही बात पॉलिटिकल विरोधाभास, तो हो सकता है कोई उनसे सहमत होगा, कोई असहमत होगा, कोई विरोध में बोलेगा, कोई पक्ष में बोलेगा। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ विनोद भाई। अभी नरेंद्र मोदी जी इधर म्यूनिक में आए थे G7 की मीटिंग में। इधर से यूके से वे कुछ 200-300 लोग गए थे, स्विट्जरलैंड से आए थे, फ्रांस से आए थे, नेदरलैंड से आए थे, बहुत लोग आए थे उधर। जैसा आपको लगता है, अगर देखेंगे वो वीडियो, मेरे पास क्लिप होगी तो मैं शेयर करूंगा इसके साथ, जैसे जन सैलाब उपजा था जिधर भी जाते हैं नरेंद्र मोदी। अगर देखो यूएई का पूरा इतिहास दिया, यूएई में भी गए थे, यूएई के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है कि यूएई के रूलर ने उसको गले लगाया और एयरपोर्ट पे सब प्रोटोकॉल तोड़ के एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए गए। तो नरेंद्र मोदी का तो व्यक्तित्व ही निराला, मैं आपके साथ एकदम सहमत हूँ वो बात में। और भारत नसीबदार है
कि बहुत सालों के बाद नरेंद्र मोदी जैसा नेता भारत को मिला है। अच्छा, इसके बाद में एक आपको और सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये भारत के अंदर पहला इंसिडेंस है कि जो पार्टी ने हिंदुत्व त्यागा और हिंदुत्व की फिलोसफी छोड़ दी, उसको नीचे गिराया गया ये सरकार को। ये पहली दफा हुआ है। तो आपको लगता है कि ये हिंदुत्व की फिलोसफी अब और आगे बढ़ेगी और इसके ऊपर जो पार्टियों को संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि सावरकर जी ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि कांग्रेसी भी जनोई पहनने लगेंगे। तो कांग्रेसियों को तो राहुल गांधी जैसे लोगों को मालूम नहीं जनोई किधर पहनी जाती है, वो तो कोट के ऊपर भी पहन लेते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहोगे? देखिए, जब हम हिंदुस्तान का नाम लेते हैं तो उसके अंदर हिंदू और हिंदूवादी चीजें आ गई। जी, और मैं जिस राज्य से बात कर रहा हूँ वो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम अगर अमर है तो हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए है। तो हिंदुत्व जो है वो इस देश की रग रग में है। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के रक्त में हिंदुत्व है। बात सिर्फ ये है कि जब हमारा संविधान बना तो उसको सेकुलर रखा गया, तो उसमें कोई धर्म को नहीं रखा गया। उस समय की सोच बहुत बेहतर थी कि यहाँ पे अलग अलग चीज, अलग अलग विचारधाराओं को मिलकर ये देश बना हुआ है। हिंदुत्व के लिए यह जो वक्त चल रहा है वो काफी उपजाऊ वक्त, पॉलिटिकली ढंग से बहुत ही पॉजिटिव या उपजाऊ कह सकते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग जो है हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नजर आते हैं। अधिकांश लोग जो है उसके फॉलो कर रहे हैं। उसके अंदर शांति है, हिंदुत्व की विचारधारा के अंदर शांत लोग हैं, संयमी लोग हैं, देश के विकास की बात करते हैं, एक अच्छे मार्ग पे ले जाने की बात करते हैं। और अगर उसके अंदर मैं देखता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है, आप देखिए वो भी कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। और कुछ समय पहले एक शुक्रवार के बाद या शुक्रवार के दिन कुछ घटनाएं होती थी, लेकिन एक हिंदू ही नेता ने, कट्टर हिंदू नेता ने उसके बाद जो रिएक्शन दिया, अब वो घटनाएं बंद हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदू संयमी है, शांत है, सरल है, लेकिन जब वो जवाब देता है तो उस बहुत ही मजबूती से जवाब देता है और उसके पास हर हर चीज का जवाब होता है, हर समस्या का उसके पास हल होता है। तो हिंदुत्व जो है वो देश के लिए अच्छा है। बस यह है कि संविधान जो है, उस संविधान से जब हम कुछ बदलाव करने की बात सोचते हैं या ऐसी चीजें आती हैं तो इसके विपरीत भी लोग हैं जो चाहते हैं कि ये देश भले हिंदू बहुल हो, हिंदुत्व कोई चीज हो, लेकिन संविधान में उसका चेंजेस ना हो, क्योंकि उसका परिणाम पता नहीं आगे क्या होगा। हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। पर चूंकि ये देश 200 साल दूसरे राज्यों अंग्रेजों का गुलाम रहा है, इसलिए कुछ भी नया प्रयोग करने से पहले वो बहुत फूक फूक के कदम आगे बढ़ाता है। जी। हिंदुत्ववाद की बात आई तो एक दो बातें और डिस्कस कर लेते हैं। नुपुर शर्मा, इसके पहले कमलेश तिवारी फेमस, और अभी ये जो टेलर को मार दिया गया राजस्थान में, गला काट के हत्या कर दी गई, बराबर है। तो ये जो एक पर्टिकुलर कौम ये काम कर रही है, तो उसकी वजह से दूसरी साइड में हिंदुओं का पोलराइजेशन बढ़ते जा रहा है। हिंदू और एकता हो रहा है। राजस्थान में जो अभी बाहर आए हिंदू रोड पे, वो आपने देखा होगा, तो उसके ऊपर आप कुछ विचार डालोगे? क्योंकि आप पत्रकार हैं तो आपको ज्यादा पब्लिक पल्स आपके हाथ में रहती है, तो आप उसके ऊपर कुछ कहना चाहोगे? देखिए, जो घटना राजस्थान में हुई कन्हैया को लेके, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। हिंदू जो है, मैंने पहले ही कहा, हिंदू संयमी है, शांत है, स्वभाव का बहुत सरल होता है। वो कभी किसी को छेड़ता नहीं है। वो किसी के खिलाफ सोचने की भी बात नहीं सोचता। उसके मन में हमेशा यह होता है कि भाई मैं शांत हूँ तो मेरे साथ में अच्छा व्यवहार किया जाए। लेकिन कन्हैया के साथ में जिस ढंग से चीजें हुई, उसकी पूरी तरह से निंदा इस पूरे देश में हुई है। उसमें निंदा करने वालों में मुस्लिम भी है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम इस देश में जो है वो बहुत ही नेगेटिव विचारधारा के लोग हैं। उसमें से कुछ लोग हो सकते हैं, पर अधिकांश मुस्लिम भी जो है वो अच्छी विचारधारा के लोग हैं, राष्ट्र की विचारधारा से सहमत है। पर कन्हैया के साथ में जो घटना जिस ढंग से हुई है, जिस तरह से हुई है, वो तो इस बात को सोचने पे मजबूर कर रही है कि अभी भी समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कहीं ना कहीं गुमराह है। गुमराह कहने से अच्छा ये शब्द इस्तेमाल होगा कि वो आतंकवादी तालिबानी प्रवृत्ति की सोच रखता है। उसके मन में इस देश के संविधान और कानून का डर नहीं है। अगर इस देश के कानून और संविधान का डर होता तो कन्हैया का इस ढंग से कत्ल करने, सिर कलम करने की हिम्मत वो कभी नहीं करता। और और जहां तक कितनी मेरी हिम्मत है पर्सनल उनके व्यू कि की बात, वीडियो भी बनाते हैं, उनका वीडियो भी बनाते हैं, कत्ल करके वीडियो भी बनाते हैं। जी, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे
उनको लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका डर या खौफ नहीं है। मुझे मजाक में कुछ लोग बता रहे थे, हालांकि ये सच भी है, कि आप इस बात की कल्पना करिए कि अगर ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती तो उसका रिजल्ट क्या होता। तो इसका रिजल्ट ये होता कि जिन लोगों ने इस दर्द की घटना को अंजाम दिया है, हो सकता है कि वो पुलिस स्टेशन जाते जाते वो गाड़ी पलट जाती। हो सकता है कि जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उनके घर पे अब तक बुलडोजर चले गया होता। हो सकता है कि इसके पीछे जो उन ऐसे लोगों को जो प्रमोट करते हैं वो लोग भी आज जेल में होते या एनकाउंटर में कहीं होते वो। तो कहने की मतलब है, जब तक कानून का डर नहीं रहेगा ऐसे लोग इस तरह की हिमाकत करते रहेंगे। ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी जरूरी है। अच्छा, अभी विनोद भाई आपको लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम रनिंग आउट, 40 मिनट का टाइम देती है हमको ये जूम मीटिंग, तो मैं लास्ट क्वेश्चन आपको पूछूंगा। अभी शिवसेना असली कौन सी रहेगी? एकनाथ शिंदे वाली असली रहेगी या बाला अपना ये उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना असली रहेगी? आपकी आवाज चलेगी, आप म्यूट हो गए। जी सर, फिर से बताइए क्या पूछ रहे हाँ, मैं सवाल आपको ये पूछता हूँ, अभी असली शिवसेना कौन सी रहेगी? ये एकनाथ शिंदे वाली असली शिवसेना कहलाएगी या उद्धव ठाकरे वाली असली शिवसेना कहलाएगी? हैं? देखिए, मेरी नजर में तो उद्धव ठाकरे, जहाँ बाप की विरासत तो बेटे को ही मिलती है ना, जी। तो टेक्निकली जो है उस विरासत के नजरिए से देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ही असली शिवसैनिक रहेंगे। और उसके साथ में संवैधानिक संकट भी है। आज देखिए, विधान भवन के अंदर, मतलब जो विधान महाराष्ट्र का विधान भवन है या विधिमंडल है, उसके अंदर तो आज की तारीख में असली शिवसैनिक तो एकनाथ शिंदे का गुट हो जाएगा, क्योंकि 55 में से 39-40 तो उनके साथ में हो गए। और देश का संविधान कहता है जिसके साथ में बहुमत होगा वो असली है। तो विधान भवन के अंदर असली शिवसैनिक शिवसेना जो होगी वो एकनाथ शिंदे का गुट होगा। लेकिन सड़क के अंदर जहाँ पे संगठन की बात है, वहां पे उद्धव ठाकरे का पलड़ा भारी है। इसलिए विधानमंडल के बाहर की असली शिवसैनिक है वो उद्धव ठाकरे की रहेगी। थैंक यू विनोद भाई, आप आए सनातन शक्ति पे, आपने टाइम दिया, आपका खूब खूब धन्यवाद। और मुझे लगता है आपका जो नॉलेज है उसका फायदा पब्लिक को मिलेगा, पब्लिक भी आपको सुनना देखना पसंद करेगी, तो आगे भी आपको बुलाएंगे, आगे भी आपका इंटरव्यू करेंगे। आपका खूब खूब धन्यवाद विनोद भाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, मेरा पक्ष रखने का मौका दिया। सनातन शक्ति के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं नीलेश जोशी लंदन से। अगर सनातन शक्ति पे ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हो तो सनातन शक्ति को सब्सक्राइब करें। हम आपसे पैसे नहीं मांगते हैं, हम आपसे कोई डोनेशन नहीं मांगते, हम आपसे सपोर्ट मांगते हैं। हमारा वीडियो देखिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, दूसरे लोगों को साथ बताइए, ताकि हम ये हमारी हिंदुत्व की मसाल, सनातन शक्ति की मसाल जलती रहे और सभी लोगों को, ऐसे अच्छे राष्ट्रवादी लोगों को बुला के इंटरव्यू करते रहे। धन्यवाद आपका, खूब खूब धन्यवाद विनोद भाई। जय श्री कृष्णा, नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री